Good morning, students. Today we'll look at the nature of the management in terms of profession, art, and science. Now, from this time onwards, I'll be bilingual because some of the students wants that the lecture should also be done in Hindi language, so it will be more understanding. So I know that it is a very difficult time. We are not facing each other directly, so I'll be bilingual from this time. Okay. तो आज अपन देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब ये है क्या चीज़? सम ऑथर रिगार्ड्स मैनेजमेंट एज अ साइंस बिकॉज देर आर वेल टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स principles of management. Some authors describe management as an art because more practice is required in management, and some authors consider that management is going towards the path of profession. To conclude whether management is science, art, or profession, we must understand that the features and meaning of science, art, and profession and compare them with management. अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं। कोई इसको साइंस से कनेक्ट करता है मैनेजमेंट को, कोई आर्ट से करता है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स मौजूद होते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट डिराइव करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स बनाए गए। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि मतलब यहाँ पर अब मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट की बात करते तो एक कला है। तो जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो कोई म्यूजिक बना रहा है, तो हर कोई म्यूजिशियन अपने ही आर्ट में एक एक्सपर्टाइज हासिल कर लेता है। तो सेम वे मैनेजर को भी ऐसा है कि नॉलेज तो सबको रहता है, पर वो एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं आर्ट्स में कि किस तरह से मैं मैनेजमेंट करूंगा। कोई मैनेजर प्यार से काम करवा लेता है, कोई मैनेजर डांट के काम करवा लेता है। अल्टीमेटली कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने रहते हैं। नाउ द मैनेजमेंट इज एज प्रोफेशन। अगर बात की जाए मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है, उसके कौन कौन से फीचर उसमें मौजूद रहते हैं। तो प्रोफेशन क्या हो गया, जैसे कि आपने एमबीबीएस किया, डॉक्टर डॉक्टर बन गया आप, तो आप एमबीबीएस एक रजिस्टर्ड होते हैं और आप ही पेशेंट्स को देख सकते हो, क्योंकि वो डिग्री एमबीबीएस की आपको पावर देती है। जैसे कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसको चार्टर मिलता है, पावर मिलता है, वो किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। सेम वे में क्या ऐसा प्रोफेशन, ये एमबीए का कोर्स भी कहीं ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्स है क्या? उसको करने के बाद में उसमें रजिस्टर होना ज़रूरी रहता है? ये चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। सो पहला अपन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना। द फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। In science, organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management also, there is availability of systematic and organized study material. So this feature of science is present in the management. तो अगर आप पढ़ रहे हो साइंस के लिए, आपके पास में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो सेम वे अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपके पास में है। तो हम ये देखते हैं कि साइंस पढ़ने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो मैनेजमेंट पढ़ने के लिए भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ये जो फीचर है साइंस का प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट के अंदर, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। Second is principles are based on experimentation. Scientific principles are developed through observation and then tested through repeated experiments. The management principles are also developed through observation and experiment, but since management deal with human being and human behavior cannot be accurately predicted. So this feature of science is partially present. अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर साइंस की बात की जाए, ओके अगर साइंस की बात की जाए तो वहाँ पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि किस केमिकल को किस में मिलाया जाए तो कौन सा केमिकल बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही वो चीज़ें लिखी गई, वो बातें लिखी गई है कि क्या होता है अगर इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो सेम वे यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो भी ह्यूमन साइंस पे बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अपने में ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप सोचें कि डांट के हम काम करा लेते हैं, तो हो सकता है अगर आप किसी को डांटोगे और उसका रिएक्शन हो सकता है काम करने का ना हो सकता है जॉब छोड़ के चल जाए। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सो ये ऐसा फीचर है जो कि पार्शियली प्रेजेंट रहता है। ओके, सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस।
तो ये मैनेजमेंट जो है एक साइंस तो है, बट कैसी है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टडी करते हो ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बिहेवियर की। ओके, द थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। Scientific principles have universal application and validity. Management principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal. They have to be modified according to the given situations. So this feature of science is not present in management. Now, if we'll talk about universal validity, so just like if we'll talk about gravity, so it's a universal application. कहीं पे भी यूनिवर्स में तो ग्रेविटेशन अगर आप देखोगे तो हर जगह, हर प्लैनेट पे कहीं पर भी आपको दिखेगा। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल फिनोमिना, जो हम जानते हैं कि हर जगह फॉलो होती है, ग्रेविटी जैसी कुछ चीज़ होती है, और उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है वो। पर अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल जो बना रखे, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। एक जगह अगर जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो सकता है दूसरी जगह आपको किसी और तरीके से वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ जाए, क्योंकि ये इसलिए ये जो फीचर है, ये साइंस का प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट, जैसे कि आप जानते हैं आर्ट क्या होता है, कला होती है। हर आर्टिस्ट अपने में ही माहिर होता है, किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेता है और वो उस चीज़ को करता जाता है और वो और निखरता जाता है उस चीज़ में, नई नई क्रिएटिविटी करता है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। तो हम इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला फीचर क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, existence of theoretical knowledge. In every art there is a systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. For example, various books on different ragas are available in the music. In management also there is a systematic organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies. So this feature of art is present in the management also. So अगर अपन बात करें कि अगर आप म्यूजिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारे राग है जिसको आप सीखने की कोशिश करते हो, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो उस चीज़ का। तो यहाँ पर भी हमारे पास में स्टडी मटेरियल है, मैनेजरल स्टडीज़ हैं, और जिसको पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, किस तरह से अलग अलग तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से आप म्यूजिक को अपने ढंग से चेंज कर सकते हो, वैसे ही आप मैनेजमेंट को भी अपने ढंग से अप्लाई कर सकते हो चेंज करके। Okay, so this feature of art is present in management also. Now second is personalized application. In the field of art, only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skills and creativity to apply that knowledge. नाउ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। म्यूजिक तो सब सीखते हैं, बट हर किसी का एक अपना खुद का एक हुनर रहता है, स्किल रहता है, उनकी एक क्रिएटिविटी रहती है जिसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो सेम वे अगर कोई मैनेजर है, उसने सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल याद कर रखे हैं, उसको पता है कैसे यूज करना है, पर जब वो जाता है उसको अप्लाई करने, तो जिस तरह से राग को आप कोई राग संगीत सीखता है, म्यूजिक सीखता है, तो उसको अपने स्किल्स के मुताबिक वो ढालता है और वो क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। तो सेम वे में मैनेजर जिसने कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीख रखे हैं और काम को कैसे किया जाता है वो उसको पता है, तो वो कोई एक एग्जैक्ट वे नहीं रहती जिसपे वो चलता रहेगा। वो टाइम टू टाइम डायनामिक रहेगा, वो बदलाव करता रहेगा अपने मैनेजमेंट स्टाइल्स में, और वो क्रिएटिव रहेगा। जितना वो एक्सपीरियंस लेगा, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उतना ही वो ज़्यादा क्रिएटिव बनता जाएगा, और उसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है एक मैनेजर की। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कि किस सिचुएशन में वो मैनेजर क्या करने वाला है, और वो काफ़ी एक्सपर्टाइज हासिल कर लेता है अपने मैनेजमेंट के आर्ट में। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये अगर म्यूजिशियन अगर अपने अपने ढंग में अगर म्यूजिक को कंपोज कर सकता है, तो मैनेजर भी मैनेजमेंट को अपने ही ढंग में अप्लाई कर सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। The artist requires regular practice of art becomes more fine and perfect. Without practice, artists lose their perfection. Art requires creative practice. Artist must add his creativity to the theoretical knowledge and he learn the same way with experienced manager also improve their manager skills and efficiency.
सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला फीचर भी मौजूद रहता है। ये भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा आप म्यूजिक को प्रैक्टिस करोगे तो उतने क्रिएटिव बनोगे, उसी तरह से मैनेजमेंट को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और उतनी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ दोनों में ही होती है। सो आर्ट्स में हमारे जो फीचर्स थे ये प्रेजेंट रहते हैं, तीनों ही फीचर यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। So management is both science as well as art. Like science is a systematic and well organized body of knowledge, and like art, it requires personal skills, creativity, and practice to apply such knowledge in the best possible way. Science and art are not in contrast to each other, but both exist together in every function of management. So जब भी अगर अपन देखेंगे कि मैनेजमेंट भी एक तरह की साइंस ही है, किसकी? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया, उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट की गए कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा एक पर्सन, और उसको लेकर प्रिंसिपल्स बनाए गए। उन प्रिंसिपल्स को एक मैनेजर सीखता है, और फिर अब वो सीख चुका है, उसको पता चल गया है कि किस तरह का मैं मैनेजमेंट स्टाइल करता हूँ या किस तरह की एप्लीकेबिलिटी रखता हूँ मैं वर्क पे, तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। और उसके एक ढंग नहीं है, उसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। देयर कैन बी मैनी डिफरेंट वेज टू परफॉर्म द मैनेजमेंट इन द company. So management is both science as well as art. Now management as a profession, इस पे फर्स्ट पॉइंट आएगा, फर्स्ट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। In every profession there is a practice of systematic body of knowledge which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession. In case of management also there is availability of systematic body of knowledge. There are large number of books available on management studies. Scholars are studying various business situations and are trying to develop new principles to tackle this situation. जब कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करता है, तो वो भी बहुत सारे केसेस पढ़ता है, रीड करता है, उसको किस तरह से सॉल्व किया गया ये देखता है। अब वहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ बुक्स हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ की। अगर कोई एमबीए कर रहा है, तो एमबीए क्या है? एक मैनेजमेंट स्टडी है। वहाँ पर वो एक्सपर्टाइज हासिल करता है कि मैनेजमेंट को किस तरह से किया जा सकता है एट डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी वो सीखता है। और ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि किसी पढ़ाई को, किसी कोर्स को करने से मिलता है, तो वहाँ पर वो एक्सपर्टाइज हासिल कर लेता है और वो उसको अप्लाई करता है। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में मौजूद रहता है। ओके, कौन सा? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। Scholars are studying various business situations and are trying to develop new principles to tackle these situations. अब यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई लास्ट टू लाइन्स ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी यहाँ पर बिजनेस स्टडी में केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या है? क्या है केस स्टडी? एक्चुअली केस स्टडी और कुछ नहीं होती, बिजनेस की सिचुएशन रहती है जिसको पढ़ते हो आप, और उसको एनालाइज करता हो कि यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हो। आगे चल के आप फर्दर मैनेजमेंट की स्टडी करोगे। अभी आप बेसिक सीख रहे हो, इसलिए आप सिर्फ फाइंड कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ बताई गई है केस स्टडी में, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। बट जब आप आगे चल के एमबीए या मैनेजमेंट का कोई कोर्स करते हो, तो वहाँ पर आप एप्लीकेबिलिटी सीखते हो और एक बिजनेस सिचुएशन की केस स्टडी को पढ़ते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो वो चीज़ आगे पढ़ते हैं। सो इट्स अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर एमबीबीएस का डॉक्टर कर रहा है केस स्टडी, तो आपके लिए भी केस स्टडी ऑलरेडी है। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि इसमें कोई आ नहीं सकता है, ऐसा है क्या? यहाँ पर देखते हैं। द एंट्री ऑफ अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन कैन प्रैक्टिस अ डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज एमबीबीएस डिग्री। डॉक्टर कब बन सकते हो आप? जब आपके पास में एक एमबीबीएस डिग्री है, तो ही आप पेशेंट का इलाज कर सकते हो। कोई भी बीकॉम करके वहाँ पर डॉक्टर बनकर किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता है। तो सेम वे यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दिखती है कि कोई भी, मैं चाहूँ तो अगर वहाँ पर जाऊँ और सोचो मैं किसी पेशेंट का इलाज कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। Same way, whereas there is no legal restriction on appointment of the manager, anybody can become a manager irrespective of the educational qualification. But now many companies prefer to appoint managers with the MBA degree. तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे MBA में तो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास MBA डिग्री हो। अगर आप बीकॉम करे हो, बीएससी करे हो, पर आपको थोड़ा बहुत भी मैनेजमेंट आता है, तो आपको मैनेजर बना दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल MBA डिग्री का क्वालिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आजकल लोग प्रीफर करते हैं कि हम MBA कर लें, ताकि उनको एक मैनेजमेंट का नॉलेज हो जाए। सो दिस feature of profession is not present in the management, but very soon it will be included with
स्टेटरी बैकिंग। तो अभी तो ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी आके मैनेजर बन सकता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई स्पेशल एमबीए होना पड़ेगा एक मैनेजर बनने के लिए। थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब यहाँ पर इसको रीड करते हैं अपन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनना, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनना और उसके मेंबर बनना। For all the professionals, special association are established and every professional has to get himself registered with this association before practicing that profession. For example, doctor have to get registered with the Medical Council of India, lawyer with Bar Council of India. अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपको मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। लॉयर बनते हो तो बार काउंसिल के अंदर, अगर सीए करते हो तो आपको आईसीडब्ल्यूए के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता है, तब आप ऑडिट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वहां पर कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ता है किसी प्रोफेशनल एसोसिएशंस में। In this case of management, various management associations are set up at the national and international level, which have some membership rules and set of ethical codes. For example, IMA in New Delhi, National Institute of Person Management at Kolkata, but legally it is not compulsory for manager to become a part of this organization but registered. अभी IMA जो है न्यू दिल्ली में, तो ये ऑल इंडिया मेडिकल मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, जैसे कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट रहते हैं और आप वहाँ पे आपको एमबीए के कॉलेजेस मिलते हैं, आप वहाँ पे मैनेजमेंट की स्टडी करते हो, आप एक तरह से उसमें रजिस्टर्ड होते हो। फिर बाद में तो आप रजिस्टर्ड होते हो तो एक मैनेजर को भी एक एथिकल बिहेवियर दिखाए। जब आप मैनेजमेंट करोगे तो कंपनी में आपको क्या सही है क्या गलत है ये आपको सिखाया जाएगा, वो एथिकल कोड आपको फॉलो करना चाहिए। वो सब अगर आप इसके मेंबर बनते हो तो आप वो करना चाहिए, अच्छी बात होती है कंपनी को। सेम वे अगर अपन देखेंगे इसके चलते हुए, तो आईमा में रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना ज़रूरी नहीं रहता है। So this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included and get statutory backing also. तो अभी ये जो फीचर है प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। इससे पहले वाला पॉइंट जो था वो प्रोफेशनल एसोसिएशन, किसी ग्रुप का किसी एसोसिएशन का मेंबर बनने के बारे में था, और ये जो है ये एथिकल कोड्स के बारे में। तो एथिकल कोड्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर, हम वो देखेंगे। सो फॉर एवरी प्रोफेशन देयर हैज अ सेट ऑफ एथिकल कोड फिक्स्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशन ऑफ दैट profession. In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of manager. All Indian Management Association (IMA) has devised a code of conduct for Indian manager, but legally it is not compulsory for all the managers to get registered with IMA and abide by ethical codes. So this feature of profession is not present in the management, but very soon it will be included. So again, कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमबीए करने के बाद आपको कुछ भी ऐसे एथिकल कोड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज ये जो फीचर है इसमें मौजूद नहीं है, हम कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मैनेजर हो तो आपको कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ गलत भी कर रहे हो कंपनी के अंदर तो इट इज़ फाइन। फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। The basic motive of every professional is to serve the clients with dedication, whereas basic purpose of the management is achievement of management goal. For example, for a business organization, the goal can be profit maximization. But nowadays, only profit maximization cannot be the sole goal of an enterprise. To survive in the market for a long period of time, a businessman must give due importance to social objectives along with economic objective. Now, if you are going in a company as a manager with service motive, so definitely you will serve the ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट पॉसिबल वे। आप उस कंपनी को बहुत अच्छे से सर्व करना चाहोगे आपके सर्विस मोटिव को देखते हुए, और वो क्या रहेगा, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करवाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देना। पर आज के टाइम में अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो हम सिर्फ अपनी कंपनी का फ़ायदा देखेंगे। भले ही अपन प्रोडक्ट्स को अडल्ट्रेटेड करें, उसमें कुछ ख़राब चीज़ें मिला के बेचें, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर आज हम जिस टाइम में रह रहे, कंपटीशन का टाइम है और बहुत सारी इंडस्ट्री आ चुकी है। एक सिंगल प्रोडक्ट बोलोगे कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी बिस्किट्स, तो उसमें नंबर ऑफ कंपनी जंप कर चुकी है और बहुत सारा कंपटीशन वहाँ पे। तो आपको सोसाइटी को भी अच्छे से डील करना पड़ेगा। तो आज आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी
फॉलो करने पड़ेंगे और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। मीन्स प्राइस आपकी कॉस्टिंग भी देखनी पड़ेगी और सोसाइटी को भी सही प्रोडक्ट और सही दाम पर आपको चीज़ें अवेलेबल करनी पड़ेगी, ताकि वो लोग भी खुश होंगे। सोसाइटी के लिए आपको कंपनी को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है ताकि वो हमेशा एक नज़र में बने रहे सोसाइटी के सामने। एक कंपनी की हमेशा एक पॉजिटिव इमेज रहनी चाहिए ताकि जब भी आगे चल के एक नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलते हैं वहाँ पे, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। So this feature of profession is not present but very soon it will be included. So ये जो feature है service motive का ये भी present नहीं है. So this feature is not present but very soon it will be included. The next is level of management. So as of now आज अपन बस यही कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से देखे अपन ने? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस। Just go through it. As of now, thank you, and we'll be moving forward with our next topics also later on, and they'll be going through case studies as well. So next topic will definitely be level of management. This is top level, middle level, and lower level management. So as of now, I'll be posting more videos on this, एंड जस्ट टेल मी, मुझे बताना कि ये बायलिंगुअल में आपको वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो अपन इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू एज ऑफ नाउ।